हेलो। कैसे हो आप लोग? सब सही? ठीक चल रहा है सब? ठीक है। आज हम लोग एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करेंगे और एनएलएम का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे थ्रू क्वेश्चन के द्वारा हम लोग क्या सीखेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस क्वेश्चन के अंत तक, इस क्वेश्चन करते करते तक अंत तक हम लोग 30% ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीख जाएंगे। ठीक है। तो एक सीरीज है हम लोग का जिसमें हम लोग सीखेंगे क्या चीज़? कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चन के द्वारा कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आज बताया जाएगा इस क्वेश्चन की मदद से। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 30 है। उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है। स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है। टेंशन क्या होता है? एक फोर्स होता है। ठीक है। इन द फिगर इफ द स्ट्रिंग एंड पुली आर लाइट। जब स्ट्रिंग और पुली क्या है? स्ट्रिंग और पुली क्या है? लाइट है। लाइट मतलब क्या चीज? मासलेस है। ठीक है। एंड सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। और सरफेसेस क्या है? फ्रिक्शनलेस, मतलब कि उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले एक टेंशन वर्ड आया। ये टेंशन क्या है? एक फोर्स है, जान गए हम लोग। और एक वर्ड आया लाइट। लाइट मतलब क्या चीज? कि वैसा स्ट्रिंग जिसका कुछ मास ना हो और जो एनर्जी को कंजर्व ना करता हो। और एक ऐसा सरफेस है जो कि फ्रिक्शनलेस है। आइडियल कंडीशन लिया गया है, मतलब कि सरफेस को फ्रिक्शनलेस लिया गया है। ऐसे तो ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, मगर सरफेस को क्या लिया गया है? फ्रिक्शनलेस लिया गया है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है और इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है अगर हम लोग देखें तो इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है अगर हम लोग देखना चाहें तो एक होता है मास की वजह से फोर्स लगती है। बॉडी पे मास की वजह से एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं वेट फोर्स। ठीक है। जब कोई बॉडी अपने मास की वजह से फोर्स फील करने लगे उसको क्या बोलते हैं? वेट फोर्स। जो कैसा लगता है? जो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, अर्थ की तरफ लगता है। ठीक है। क्या लगता है? अर्थ की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको वेट फोर्स बोलते हैं और मास की वजह से लगता है। तो ये mg जो होगा एक फोर्स लग रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग वेट फोर्स। ठीक है। और ये देखो ये स्ट्रिंग की वजह से भी इसमें एक फोर्स लग रहा होगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? टेंशन फोर्स। ठीक है। स्ट्रिंग की वजह से जो बॉडी में फोर्स आता है उसको क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। और वो कैसा लगता है? वो हमेशा स्ट्रिंग जिधर खींचने की कोशिश करेगा, जिस बॉडी को स्ट्रिंग जिधर खींचने की कोशिश करेगा उसके पैरेलली लगता है। तो ये स्ट्रिंग इस बॉडी को कैसा खींचने की कोशिश कर रहा है? अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो टेंशन फोर्स डेवलप होगा जो कि ऐसा लगेगा। ठीक है। इस बॉडी में और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रिंग है कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है। जब एक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग होता है और वो लाइट हो, मतलब कि मासलेस हो, इसका मतलब वो अपने पास कोई एनर्जी को कंजर्व नहीं करता है, एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। अगर हम आपको यहाँ पे कुछ एनर्जी दी, यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं वही फोर्स को ये होल थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या कर देगा? फैला देगा, कंजर्व कहीं पे नहीं करेगा। ठीक है। ये टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग हर जगह पे टी 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 होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ये लाइट स्ट्रिंग है। ठीक है। तो ये टेंशन यहाँ पे भी टेंशन टी लग रहा है इस पुली में। ठीक है। इस पुली में भी टेंशन टी लग रहा है। तो इसे करते करते इस पॉइंट पे भी टी लग रहा है, इस पॉइंट पे भी टी लग रहा है, यहाँ पे भी टी लग रहा है और इसकी वजह से ये टेंशन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है जो कि यहाँ भी टी लग रहा है। ठीक है। ये टेंशन इस मास को खींचने की कोशिश करेगा और ये टेंशन इस मास को भी ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है। इसमें एक वेट फोर्स लग रहा है mg, तो इसमें भी एक वेट फोर्स लगेगा। इसके मास की वजह से एक वेट फोर्स आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे mg, नीचे की डायरेक्शन में। और अभी बताएं कि वेट फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है। अर्थ की तरफ लगता है। ठीक है। और इसमें एक नॉर्मल फोर्स भी डेवलप होगा। एक नॉर्मल फोर्स कैसे डेवलप होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में कहने का मतलब क्या चीज? जब कोई सरफेस, जब कोई बॉडी एक दूसरे बॉडी पे कांटेक्ट पे होता है तो ये बॉडी उस बॉडी पे एक फोर्स को डेवलप करता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के में कांटेक्ट पे हो तो कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। और वो कैसे लगता है? वो लगता है दो बॉडी के बीच का जो टेंजेंट होता है, कॉमन टेंजेंट, उसके परपेंडिकुलर लगता है। अगर हम सपोज कर लें कि एक बॉडी ये है और एक बॉडी इस पे रखा हुआ है, तो इस पे जो कॉमन टेंजेंट हम लोग ड्रा करेंगे, मान लो कि इसका कॉमन टेंजेंट कौन सा होगा? इसके बीच में से पास करेगा ऐसा, इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है इसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और ये फोर्स इस बॉडी की वजह से इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स है। ठीक है।
ठीक है। और टेंशन फोर्स हम लोग देख लिए स्ट्रिंग की वजह से लग रहा है, इसमें और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको समझते हैं। होप सो कि आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे, तो इसको रब करते हैं थोड़ा। चलिए हम लोग एक रफली देख लिए कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। अगर इसका हम लोग देखें कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाए कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, इसका अलग अलग करके देखना चाहें तो कैसा बनेगा। सपोज कीजिए ये 1 kg का ब्लॉक को हम यहाँ से कट कर दें, ये कट कर दें, ठीक है। ये कट कर दें तो ये अलग हो जाएगा, इसको हम लोग बॉडी ए बोल रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं? बॉडी ए, ठीक है। बॉडी ए जो है कि 1 kg का है, ठीक है। कितने kg का है? 1 kg का है। तो वेट फोर्स मास की वजह से अर्थ की तरफ जो लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पोजीशन, वो किसी पोजीशन पे रखा रहे, कैसा लगता है? हमेशा डाउनवर्ड लगता है, अर्थ की तरफ लगता है। और उसका वैल्यू कितना होता है? जो मास इनटू जी, जी यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मास इनटू जी, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स में क्या क्या है? एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। इसका मैग्नीट्यूड किससे दिखलाएंगे हम लोग? एम इंटू जी से। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेट फोर्स। इन रिस्पेक्ट टू एनी पोजीशन, किसी पोजीशन पे रखा हुआ हो, हमेशा कैसा लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा। समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब देखिए स्ट्रिंग की वजह से इस बॉडी पे फोर्स डेवलप हो रहा था, जिसको हम लोग बोले टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स अभी तो इसके वर्टिकल पोजीशन पे है, तो हमेशा कैसा लगता है बताएं हम आप लोग को? कैसा लगता है? जो स्ट्रिंग किसी बॉडी को जिस डायरेक्शन में खींच रहा है उस डायरेक्शन के पैरेलल लगेगा। तो देखिए ये स्ट्रिंग इस बॉडी को अपर खींच रहा है, तो ये अप में लग रहा होगा टेंशन फोर्स, जिसको हम लोग टी बोल रहे हैं, ठीक। यही हम लोग को निकालना है। निकालना क्या है? यही टेंशन हम लोग को निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गया बॉडी 1 का। और बॉडी 2 का अगर बनाए फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी बी का अगर हम लोग एफबीडी बनाए, या हम लोग ये क्या बना रहे हैं? हम लोग एफबीडी बना रहे हैं ना, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अगर इस बॉडी को बी को यहां से कनेक्ट हटा दे, कट कर दे, तो ये बॉडी पे क्या क्या फोर्स लगने लगेगा? इस बॉडी पे भी एक वेट फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, जो कि एम इंटू जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। एक नॉर्मल फोर्स, इसमें नॉर्मल फोर्स नहीं आया, जबकि इसमें नॉर्मल फोर्स आया। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्यों आया? क्योंकि ये बॉडी किसी बॉडी के कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स आता है उसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। और वो कैसा लगता है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर, अभी बताए थे। तो ये नॉर्मल फोर्स एक आया, जिसको एन बोल रहे हैं, और इसको भी स्ट्रिंग अपने डायरेक्शन में खींच रहा था, तो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग क्या लगता है? टेंशन फोर्स, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि ये टोटल होल जो सिस्टम है एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो क्या ये देखिए ये कंटिन्यूअस क्या है? ये कंटिन्यूअस एक स्ट्रिंग है, तो क्या ये एक्सेलरेशन ट्रांसफर होगा क्या? तो देख लेते हैं हम लोग। अगर इसको एक्सेलरेशन ए से इधर खींचा गया है, तो ये भी एक्सेलरेशन ए से इधर जाएगा, ये भी एक्सेलरेशन ए से इधर जाएगा। तो ये टोटल अगर कंटिन्यूअस है तो ये भी एक्सेलरेशन ए से इधर जाएगा। इसका मतलब ये बॉडी भी अपना एक्सेलरेशन कितना रखेगा? ए रखेगा, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है ना। अगर एक स्ट्रिंग कंटिन्यूअस है, उसको फर्स्ट एक टिप से अगर खींचे एक ए एक्सेलरेशन से, तो दूसरा टिप से भी वो ए एक्सेलरेशन से बाहर आता है, ठीक है ना। तो इसका एक्सेलरेशन ए इधर है, ये कंटिन्यूअस होने की वजह से इसका भी एक्सेलरेशन ए हो जा रहा है इधर इस डायरेक्शन में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन ए इधर है और इसमें एक्सेलरेशन ए इस डायरेक्शन में है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आई होप से आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग न्यूटन का सेकंड नियम हम लोग जानते हैं। न्यूटन का सेकंड नियम क्या बोलता है कि किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कॉज करता है एक्सेलरेशन का। किसी बॉडी पे टोटल नेट फोर्स कॉजेज द एक्सेलरेशन, किसी बॉडी पे टोटल फोर्स जो कॉज करता है एक्सेलरेशन का। तो हम लोग देखेंगे इस बॉडी पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। अगर सपोज कर लिए हैं कि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो टोटल बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है एम जी माइनस टी के बराबर लग रहा है क्या? बॉडी ए पे फोर्स कितना लग रहा है? एम जी माइनस टी के, ठीक है। ये फोर्स किसके बराबर होगा? कॉज कर रहा होगा एक्सेलरेशन ए, तो ये बराबर किसके होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। समझ में आया क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है।
अच्छा, इस वाले बॉडी में एक्सेलरेशन को कॉज करने वाला फोर्स क्या है? सिर्फ एक टेंशन फोर्स है क्या? नेट फोर्स में टेंशन फोर्स है क्या जो कॉज कर रहा है एक्सेलरेशन को? नॉर्मल और एमजी तो एक्सेलरेशन करवा नहीं रहा है। क्यों नहीं करवा रहा है? क्योंकि नॉर्मल अपवर्ड लग रहा है और एमजी डाउनवर्ड लग रहा है, तो ना अप में कहीं एक्सेलरेशन हो रहा है ना डाउनवर्ड में कहीं एक्सेलरेशन हो रहा है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन करवाने वाला जो फोर्स है वो हमेशा यहाँ पे इस बॉडी के लिए क्या है? टी है। तो न्यूटन के सेकेंड नियम से हम लोग जानते हैं कि टोटल force acting on a body causes the acceleration and which is equal to the ma। क्या यहाँ तक समझ में आ गया क्या आप लोगों को? आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग किस किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे मास का वैल्यू दिया है 1 kg, जी का वैल्यू दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको नहीं पता है और फाइंड करना है टेंशन का वैल्यू। ठीक है, क्या हम लोग इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दे दें और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 नाम दे दें। ठीक है, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, तो t इज इक्वल टू ma। तो क्या हम लोग ma के जगह पे t रख सकते हैं क्या? क्योंकि टेंशन जो है स्ट्रिंग में सेम है, तो ये टेंशन ma के बराबर होगा और इसका भी मास 1 kg है और इसका भी मास 1 kg है, तो ये ma और ये ma भी बराबर होगा। समझ में आया क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं कि ma तो mg माइनस टी इज इक्वल टू टी, एक फोर्स है टी। समझ में आ गया क्या? ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं? मैग्नीट्यूड लिए हैं। ठीक है ना, तो वेक्टर होता है इसका, ये साइन काट सकते हैं। ठीक है, तो एम जी इज इक्वल टू 2t, तो t हम लोग को निकालना था, t इज इक्वल टू क्या आ गया? mg अपॉन 2। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या आ रहा है? m कितना दिया हुआ है? 1 kg, g कितना दिया हुआ है? 10 अपॉन 2, तो t इज इक्वल टू 5 न्यूटन। यहां से हम लोग क्या पता चला कि टेंशन फोर्स कितना आया? 5 न्यूटन आया। ठीक है, आई होप सो आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे किस किस चीज का? वेट फोर्स का, नॉर्मल का, और स्ट्रिंग कंटिन्यूअस होता है या लाइट होता है तो उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। थैंक यू। और आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक। थैंक यू।